थिंक आई एम ऑडिबल। ओके, फाइन, फाइन देवा जी, थैंक यू। अच्छा, तो देखिए जहाँ पे मैं था कि अगर आप स्टेप 1 में फिट एंड फाइन बॉडी लेकर के फौज में आए और फौज में सर्विस का दौरान आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए, दैट मीन्स क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो ड्यू टू मिलिट्री सर्विस, यही है ना, सिंपल लॉजिक तो ये कहता है। पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है हमारा, पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का, वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया गया कि आप जॉइन करने का बाद फौज में जॉइन किया और कुछ सालों का बाद या कुछ महीने का बाद आप अगर लो मेडिकल कैटेगरी हो गए और आपको रिलीज कर दिया गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपको मेडिकल पेंशन, मैं डिसेबिलिटी पेंशन नहीं बोलूंगा, मेडिकल पेंशन मिलेगा। मेडिकल पेंशन दो टाइप का होता है, देखिए, एक है डिसेबिलिटी पेंशन और दूसरा है इनवैलिड। दो टाइप का मेडिकल पेंशन होता है। अब कौन किसके लिए हकदार, इनवैलिड पेंशन का हकदार कौन होता है और डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार कौन होता है? देखिए, जो पेंशनेबल सर्विस जिनका नहीं हुआ, यानी कि जेसीओज वर्क का केस में अगर आपका सर्विस 15 इयर्स नहीं हुआ, इन केस ऑफ कमीशन ऑफिसर्स आपका सर्विस अगर 20 साल नहीं हुआ और आपको इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलीज किया जा रहा है, जहां आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल एंड नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने तय किया आपका जो रीजन फॉर डिसेबिलिटी, आपका जो बीमारी का जो कारण है वो फौज का सर्विस का वजह से नहीं है, यानी कि नॉट कनेक्टेड विद मिलिट्री सर्विस। अगर आप मिलिट्री सर्विस ना भी करते, आप घर में बैठे रहते, तो भी आपको ये चीज होना था, आपका मिलिट्री सर्विस का वजह से ये डिसेबिलिटी नहीं हुआ, ये जब मेडिकल बोर्ड जब तय करते हैं। और यहाँ पे दो कंडीशन मैंने बताया, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 15 ईयर्स से नीचे इन केस ऑफ जीसीएस वर्क आपका सर्विस है, नंबर वन। और नंबर टू क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड। अगर ऐसे है तो आपको मिलेगा इनवैलिड पेंशन। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में आपका कितने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है कोई मायने नहीं रखता है, 1% हो या 100% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनवैलिड पेंशन का साथ आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली आप जान रखिए। ओके। हाँ, आप बोलेंगे कि इसका अथॉरिटी क्या है? ज़रूर, देखिए कोई भी बात करते हैं तो अथॉरिटी का साथ ही करना चाहिए, है ना? तो इसके लिए फर्स्ट अथॉरिटी जो है, वो है पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो रेगुलेशंस है मेडिकल पेंशन का रिलेटेड, इनवैलिड पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन का जो भी रूल्स एंड ऑर्डर्स है, वो अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर कांसेप्ट हो जाएगा। ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, आप पीसीडीए जो कि पेंशन डिसबर्स करते हैं, पीसीडीए प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन इलाहाबाद, इनका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में क्लियरली बताया गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। यानी कि इनवैलिड पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन, ये दोनों का जो कंडीशंस है वो, ये दो जो अथॉरिटी है, एक है कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया, दूसरा जो है पीसीडीए का वेबसाइट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया। ये दोनों चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी केस में ये सब पेंशन मिलता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनवैलिड पेंशन कब मिलता है। अब देखिए, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है। अमेंडमेंट क्या है कि मैंने आपको जो बताया कि 15 ईयर से नीचे वालों को इनवैलिड पेंशन मिलेगा, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर भी लिमिट है, सीलिंग है। आपका मिनिमम सर्विस 10 साल होना चाहिए था। जुलाई 2019 से पहले तक ये था।
ठीक है? जुलाई 2019 2000 सॉरी जुलाई 2020 का बाद जो जो अपडेट हुआ है, जो रेगुलेशंस में अपडेट हुआ है, वो इस प्रकार है कि आपका सर्विस अगर 10 साल से नीचे है और आप एनए-एनए यानी कि आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीगेटेड बाय सर्विस है, तब भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन कौन-सा है? देखिए, कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है, वो फुल्ली इनकैपेसिटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विस। यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी ऐसे डिसेबिलिटी हो, जिसे कि आप सिविल और मिलिट्री दोनों जगह में ही आप अनफिट फॉर सर्विस हैं। तभी आपको मिलेगा इनवैलिड पेंशन इन केस ऑफ बिलो 10 ईयर सर्विस। अगर डॉक्टर आपको ऐसे नहीं लिखता है तो आपको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। पर देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक अन्याय है। जैसे है कोई अगर सिविल में सर्विस कर रहा है तो उसमें उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, इनवैलिड पेंशन मिलता है। उनका केस में क्या है, अगर वो अपने सर्विस में अनफिट है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और आप फौज में हैं, फौज का सर्विस में अगर अनफिट है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर लॉजिक है। तो इस बात पर क्या हुआ, हमारा जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन है, इनकी तरफ से भी अप्रोच किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसको एक्सेप्ट किया मतलब कंसिडर करने के लिए नोट डाउन किया और उस पर जो है सोच विचार चल रहा है। अभी तक क्लियर ऑर्डर नहीं आया कि केवल मात्र मिलिट्री सर्विस के लिए अनफिट होंगे, इनकैपेसिटेटेड होंगे तो आपको इनवैलिड पेंशन मिल जाएगा। ऐसे करके कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया, पर उम्मीद है कि बहुत जल्द ये ऑर्डर आ जाएगा और उस समय कोई अगर ऐसे केस है जो बिलो 10 इयर्स है, एनए-एनए है, वो उनको सबको जो है मिल जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन, जस्ट लाइक सिविल में जो होता है। ठीक है? तो एक है इनवैलिड पेंशन का पॉइंट है। अब आते हैं कि देवा सिंह जी आपका कुछ सवाल है। इसमें क्या लिखा आपने कि मुझे इनवैलिड पेंशन इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया गया आईएमबी 15% है। एनए-एनए केस है। मुझे पहले से प्रॉब्लम बताकर अच्छा बोला था, तो उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा सर मेरा डिसेबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेल सेफेलस कैटेगरी P5। देखिए ये जो आपको बताया गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे एक सेंटेंस में इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्टली आपने ये नहीं बताया कि आपका सर्विस कितना साल है, ठीक है? आप तो अभी चैट में हैं, काइंडली बता दीजिए आपका सर्विस कितना साल हुआ? क्या आपका सर्विस 10 साल से ज़्यादा है या कम है? आई थिंक आपका सर्विस 10 साल से कम होगा, आप ट्रेनिंग में थे, एम आई राइट? ओके, अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है और आप फुल्ली इनकैपेसिटेटेड यानी कि अनफिट फॉर सिविल सर्विस एंड मिलिट्री सर्विस ऐसे है तो आपका 1 साल सर्विस है आपने बताया, ठीक है, ओके। देखिए, तो आपका केस में क्या है, आपका केस में जो इनवैलिड पेंशन है, पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। आप 1% डिसेबिलिटी हो आपका या फिर 20% हो या 100% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है, वो आपने बताया शायद नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीगेटेड, राइट? तो इस केस में क्या है बिलो 10 इयर्स वाले में केवल एक ही कंडीशन है कि योर डिसेबिलिटी शुड बी फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर मिलिट्री एंड सिविल सर्विस। अगर आप सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए अनफिट बताए गए मेडिकल बोर्ड का द्वारा तो आपको इनवैलिड पेंशन 100% मिलेगा मिलेगा। अगर आपका पेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास आपका जो पेंशन रिजेक्शन है उसके बाद दो चांस मिलता है अपील करने के लिए। फर्स्ट अपील अथॉरिटी एंड सेकंड अपील, 2 बार अपील करने के लिए मिलता है। अगर 2 बार में नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, जहाँ पे आपको एक केस फाइल करना है, ठीक है? केस फाइल करेंगे,
तो आपको मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से आपको केस फाइल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किसी वजह से हो सकता है आपका जो डिसेबिलिटी है, किसी एक जगह से रिजेक्ट हो गया हो या होने वाला हो, तो आपका अपील करने के बाद 100% आपको मिलेगा। इसके लिए जो अथॉरिटी है, देखिए मेरा जो ब्लॉग है आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ESMinfoclub.com। इस ब्लॉग में इनवैलिड पेंशन के बारे में डिटेल में बताया गया। जो लेटर है, वो लेटर भी वहाँ पे मिल जाएगा, अथॉरिटी सब कुछ है। उस अथॉरिटी को देख करके आप अप्लाई कीजिए, तो आपको जो आपका राइट है वो मिलेगा, यानी कि आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है? और मेरी तरफ से मैं आपको इतना सहायता तो कर ही सकता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप ज़रूर मुझे लिखिए, ठीक है? हमारा जो मेल आईडी है, वो भी मिल जाएगा ब्लॉग में। आप ब्लॉग में जाके अबाउट अस, हमारा जो कॉन्टैक्ट अस करके एक पेज है, वहाँ जाके आप अपना जो भी आपका क्वेरी है, वहाँ पे लिख दीजिए, तो मेरे पास पहुँच जाएगा और हमारा टीम है, वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है? थैंक यू देवा जी। अच्छा, तो अब हम इनवैलिड पेंशन का लगभग क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन का। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का बारे में लगभग लोगों को पता ही है कि अगर आपका डिसेबिलिटी आइदर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रीवेटेड और बोथ, यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो मिलिट्री सर्विस का दौरान हुआ हो या फिर मिलिट्री सर्विस का वजह से हुआ हो या फिर दोनों ही आपका केस में एप्लीकेबल है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। हाँ, अब आते हैं परसेंटेज की बात। बहुत लोग कहते हैं कि 20% है तभी मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं उससे कम में मिलेगा। एक्चुअल में रूल क्या है? क्लियर रूल ये है, अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है। अब इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस कौन कौन सा टर्म्स कहाँ किस में होता है? आपको जॉब फौज खुद रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स, वो इनवैलिड है। अच्छा, आप शेल्टर अपॉइंटमेंट के लिए अनुलिंग किया, वो केस भी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाता है इस केस में भी। तो ये सभी केसेस में आपका अगर 1% भी मिल डिसेबिलिटी है, तो दैट टू बी कन्वर्टेड इनटू 50% ब्रॉड बैंडिंग का द्वारा, इसे कहते हैं ब्रॉड बैंडिंग। ठीक है, तो ब्रॉड बैंडिंग का तहत क्या होगा, आपका अगर आप अगर इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है, तो आपका डिसेबिलिटी अगर 1% भी होगा, तो आपका वो 50% माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कोई कहता है कि मेरा सर्विस 1 साल है, मेरा सर्विस 6 महीना है, मेरा सर्विस 30 साल है। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आपका लेंथ ऑफ सर्विस का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड एट्रीब्यूटेबिलिटी फैक्टर्स। ठीक है, ये दो ही चीज है। तो देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपका डिसेबिलिटी का वजह से आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हुए हैं, तो आपका परसेंटेज डजंट मैटर, नंबर वन। और मान लीजिए आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं या फिर आप फुल सर्विस करके सुपर एनुएट होके आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपका केस में 20% होना चाहिए। ठीक है, 20% आपका केस में मिनिमम डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और दूसरा जो कंडीशन हो तो होना ही चाहिए, एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड या फिर बोथ। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई किया, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अब आते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन का अमाउंट कितना है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए, पहले मैं इनवैलिड पेंशन का अमाउंट नहीं बताया, तो अब बता देता हूँ। इनवैलिड पेंशन मिलता है जितना आपका बेसिक पे है उसका 50%। यानी कि अगर मान लीजिए आप आज का डेट में रिटायर होते हैं, चाहे आपका सर्विस 6 महीना हो या 6 साल हो या 10 साल हो या 14 साल हो, 15 साल होने से फिर वो इनवैलिड पेंशन नहीं मिलता है, फिर आपको सर्विस पेंशन मिलेगा। ठीक है, 15 ईयर से नीचे वाला है, जितना भी है, अगर आपको इनवैलिड पेंशन ऑथोराइज है, तो आपका जो इनवैलिड पेंशन अमाउंट है वो क्या होगा, 50% ऑफ योर बेसिक पे। ठीक है, मान लीजिए आप एक रिक्रूट है, ठीक है, और आपका बेसिक पे कितना है रिक्रूट का, बताइए कितना है, 18,000 है ना, 18,000 आपका बेसिक पे है। तो
अगर कंपेयर नहीं हुआ यानी कि अटेस्टेशन नहीं हुआ तो आपका 18,000 अटेस्टेशन हो जाएगा तो 21,000 यही है ना? तो मान लीजिए आपका अटेस्टेशन नहीं हुआ, आप रिक्रूट हैं, ठीक है? आप जो है मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं, इन्हीं-इन्हीं केस है, यानी कि इनवैलिड पेंशन आपको मिलेगा। तो इस केस में कितने मिलेगा? 50% यानी कि 18,000 का 50% मतलब 9,000 रुपया प्लस डीए जितना हो जाएगा, ये आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और फिर जब पे कमीशन आएगा या फिर कोई रिवीज़न होगा, वो रिवीज़न आपके लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरा क्या डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन का अमाउंट ये है कि आपका जितना बेसिक पे है, उसका 30% हो गया 100% डिसेबिलिटी पेंशन। मान लीजिए आपका डिसेबिलिटी 100% है, तो उस केस में आपको कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? जितना आपका बेसिक पे है, उसका 30%, ठीक है? ये हो गया आपका 100% डिसेबिलिटी के लिए। अगर आपका डिसेबिलिटी 50% है, कितना मिलेगा? जितना आपका बेसिक पेंशन है बेसिक पे है सॉरी जितना आपका बेसिक पे है उसका 15% यानी कि 15% यानी कि हाफ हो जाएगा, है ना? यही तो सिंपल लॉजिक कहता है, ठीक है? और डिसेबिलिटी पेंशन का ऊपर डीए भी मिलता है। डिसेबिलिटी पेंशन कम्यूट भी होता है, जैसे आपका सर्विस पेंशन का कम्यूटेशन मिलता है, ऐसा ही डिसेबिलिटी पेंशन का भी कम्यूटेशन मिलता है। ठीक है? इसके लिए आपका ऑप्शन माँगा जाता है और कई बार ऑप्शन माँगा भी नहीं जाता है, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है? तो ये हो गया डिसेबिलिटी पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन के बारे में। अब आते हैं कि पे फिक्सेशन के बारे में। देखिए, आप में से बहुत लोग हैं जो पे फिक्सेशन केस क्या है, क्या कंडीशन है, अपडेट्स क्या है इसका, प्रेज़ेंट कंडीशन क्या है, जानने के लिए बहुत जगह में आपने इंक्वायरी किया हुआ है। मेरे जो ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल्स है, हर जगह में आप मैंने देखा ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। और ये जो डिटेल्ड इसका जो स्टेटस है एज़ ऑन डेट, ये मेरा ब्लॉग में एक आर्टिकल है, मेरा ब्लॉग esminfoclub.com वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए आप पे फिक्सेशन जस्ट सर्च बटन में और आपको जो है मिल जाएगा मेरा आर्टिकल। वहाँ पे डिटेल में बताया गया कि क्या-क्या इसका अपडेट है। फिर भी जो मोटे तौर पे है देखिए 2019 का जो ऑर्डर है जो पे फिक्सेशन रिवाइज्ड ऑर्डर है 2019 वो ऑर्डर का जो फ्रेम आउट हो चुका है, ड्राफ्ट बन गया है और वो ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी गया था और वहाँ पे कुछ क्वेरीज था जिस वजह से फाइल फिर वापस आया मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी में वापस आया। डीओपीटी अब उस फाइल के ऊपर कुछ काम करके फिर दोबारा भेजेंगे। ये स्टेटस है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सब सारे प्रोसेस खत्म हो जाएगा और 2021 का अंदर-अंदर ही हमें पे फिक्सेशन का जो बेनिफिट है, वो मिल जाएगा। अब क्या बेनिफिट है, वो डिटेल में वहाँ पे कैलकुलेशन भी मिल जाएगा, हर चीज़ उसमें है। आप एक बार काइंडली जो आर्टिकल है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और आपका जो भी क्वेरीज़ है जब भी पॉसिबल होगा मैं लाइव ऐसे ही आके आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया और हमारा जो ब्लॉग है esminfoclub.com वहाँ पे टाइम टू टाइम आप देखते रहिए जो भी अपडेट्स होता है वहाँ पे हम देते हैं। चाहे वो पे फिक्सेशन हो, डिसर्टी पेंशन हो, पेंशन रिवीज़न या किसी भी तरह का कोई भी वेलफेयर रिलेटेड सीएसडी, सीएचएस हर चीज़ के बारे में वहाँ पे हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले सेमिनार में और आपके साथ ब्लॉग का थ्रू तो हम जुड़े ही हैं हमेशा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।